देश के सबसे बड़े राज्य में तो मैं प्रचार में लगाई हूं, 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हो। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया। मैं 60 महीने सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं 60 महीने एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा हूं। 17 सितंबर 2025 दिन याद कर लेना, क्योंकि इसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां साल पूरा होने वाला है। यानी 17 सितंबर को जन्म हुआ था और अब 25 में उनका 75वां साल पूरा होने वाला है। इसको लेकर के बहुत सारी कयास और प्रयास लगाए जा रहे हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और उनके उत्तराधिकारी में लेकर करके साथ साथ एक और बैठक चल रही है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। अब इसको लेकर के एक खेल बढ़ रहा है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी के ही संगठन करताएं हैं और यही दोनों मिल कर करके अपने हिसाब से बीजेपी को रणनीतियों को चला रहे हैं। इससे शायद देश में तनाशाह का माहौल बन रहा है और कई सारे पक्षपात के मुद्दे भी आ रहे हैं। इसलिए 21, 22 और 23 मार्च को बेंगलोर में यानी संघ के मुख्यालय में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के दौरान कई सारे मुद्दों पर बात किए गए थे, मणिपुर के मुद्दों पर बात किए गए थे, नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा उनके मुद्दों पर बात किए गए थे, और बीजेपी के नए चेहरे, नए अध्यक्ष क्या होंगे, और भी कई सारे ऐसे बैठक की आगे के कार्यकर्ताओं के लिए एक नई रणनीतियों पर भी बात की गई थी। लेकिन सवाल ये है कि अब 75 साल पूरे होने के बाद मोदी रहेंगे कि रिटायर करेंगे। मात्र 6 महीने बच चुके हैं दोस्त। मार्च महीना ऑलरेडी एंड होने वाला है, बचे वाले अब 4-5 महीने बच गए हैं। 5 महीने के अंतराल में ही सब कुछ अब बदलने वाला है और उसको लेकर के कई सारे नियम ऑलरेडी पहले से थे। अब नियम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले जब कहीं ना कहीं 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा एक प्रधानमंत्री के रूप में उभर रहा था और कहीं ना कहीं उन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मोदी ने जिस तरह से हवा बदली, हवा का रुख बदला और कहीं ना कहीं एक गुजरात का मॉडल को और देश को रिप्रेजेंट करना शुरू किया और लोगों में देखते ही देखते लोग भाने लगे और उनका चेहरा धीरे धीरे लाइट के रूप में प्रकाशमय होने लगा। हर जगह प्रचार प्रसार, युवा जगत में स्पीच लोगों को समझ में आने लगा और लगा कि जिस तरह से गुजरात मॉडल चमका है, भारत का भी मॉडल ऐसा ही चमकेगा। और कहीं ना कहीं मुद्दा भी यही था, इसी मुद्दे को लेकर के बात किया करते थे और चेहरा रिफ्लेक्शन हुआ, अंदाज रिफ्लेक्शन हुआ और उनको चेहरे को लेकर के 2014 में एक जबरदस्त जीत हुई थी। उसके बाद जिस तरह से काम किए, प्रचार प्रसार किए, नाम हुआ और कई सारे रणनीतियों पर काम किए, वही चेहरा 2019 में और भी प्रचंड जीत जिला दी। लेकिन यह जीत के बाद अब बीजेपी अपने होश आवास खो बैठे। अब लगा कि मैं ही हूं और नारा लगाने लगे कि अब की बार 400 पार। मीन्स हमारे अलावा अब भारत में कोई है ही नहीं। हर घर, हर गांव, हर कहते ना चौक चौराहे पर अब भगवा लहराने की बात करने लगे। लेकिन एक ये भी पक्ष है कि भारत में केवल हिंदू ही नहीं है, सारे धर्मों के लोग हैं और हर लोग एक दूसरे को रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ मेल जोल है, व्यापार है। हर तरह से भारत में इस धर्मों को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसीलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सारे धर्मों को एक रूप सम्मान दिया जाता है। तो 400 पार का जो नीतियां थी, कहीं ना कहीं कई लोगों पर क्वेश्चन मार्क आ गया था कि अगर बीजेपी इस तरह से नंबर्स ले आएगी तो शायद संविधान में कई सारे छेड़छाड़ कर सकती है, कई सारे नीतियों में बदलाव ला सकती है और अपने हिसाब से पूरे देश को चलाना शुरू करेगी, जिससे काफ़ी विपक्ष में लोग परेशान थे, हताश थे और कुछ पक्ष के लोग में भी डरे हुए थे। और पक्ष में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर बात की जाए तो आरएसएस है, राष्ट्रीय समाज सेवक संघ की बात करते हैं, जिसके प्रधान मोहन भागवत है। कहीं ना कहीं इस बात को लगने लगा कि अब यह आरएसएस से पिंड छुड़ा करके बीजेपी एक अपना ही नेतृत्व चलाने की कोशिश कर रहे हैं और सर्वे सर्वा अपने आप को घोषित कर दिए हैं। इसीलिए उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, धीरे धीरे सबके टिकट काटते चले गए और खुद अपने आसीन हो गए। आज देखिए प्रधानमंत्री भी बीजेपी की तरफ से है,
राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी की तरफ से है, जो नड्डा जी हैं, जेपी नड्डा है, और यही दोनों अपने हिसाब से चला रहे हैं। गृह मंत्री भी उन्हीं की तरफ से है। हर मंत्रिमंडल में मेन जितने भी सारे पद हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के रंग रूप और चेहरे से निकल करके आ रहे हैं, और यही मनमानी चल रही है। तो फिर ये जो नियम लगाए थे बीजेपी ने कि 75 साल बाद अब मौका दूसरों को देना चाहिए, और इसी वजह से लाल कृष्ण आडवाणी को बैठाया गया, मुरली मनोहर जोशी को बैठाया गया। लेकिन अब बात यह उठ रही है कि अब तो बीजेपी के भी कार्यकाल में 75 साल मोदी के होने वाले हैं, तो किन्हें मौका दिया जाए, और इसको लेकर के बीजेपी ने अनसुना कर दे रहे हैं। यानी आरएसएस की भूमिका को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नियम भी बना है। इसको लेकर के अमित शाह ने भी बयान दे दिया है, जेपी नड्डा ने भी बयान दे दिया है कि ऐसा कुछ नियम ही नहीं है। देखिए कितने जल्दी अपना हाल चाल व्यवहार बदल लेते हैं। ऐसा ही होता है क्या? अगर ऐसा है तो फिर कैसे चलेगा? और इसको लेकर के आरएसएस में और बीजेपी में नोक झोंक चल रही है। अब क्या होगा? सिर्फ अपने लिए नियम और बाकी के लिए कोई नियम नहीं। अगर ऐसा है तो कभी राजनीति में ऐसा आपस में गठबंधन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और जेपी नड्डा ने तो यहाँ तक कह दिया मुझे आरएसएस की ज़रूरत ही नहीं है। कहा भाई आरएसएस के अध्यक्ष मैंने बना दिए, बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए, तो लगता है कि हम ही सब कुछ हैं और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही कर रहे थे 400 पार की नीतियों पर, लेकिन अब बैसाखियों की ज़रूरत पड़ गई है। तो कभी ऐसा कह कर करके अपने आप को एक ऐसा ना बना लीजिए कि हम ही हैं भारत के सब कुछ। एक दिन वैसा आएगा और आ गया है, बैसाखियों की ज़रूरत तो पड़ी है, बिना बैसाखी के तो सरकार चल ही नहीं रही है, तो फिर क्या रह गया? तो कहते हैं कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। और आरएसएस की बात करें तो पूरे भारत में कई लाख ब्रांचेस हैं, 58 लाख ब्रांचेस है, और हर दिन कई मीटिंगें हुआ करती है, और उसके वजह से एक अच्छा खासा पूरे भारत में उनका एक ज़बरदस्त सैलाब है। चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, सब जगह आरएसएस फैले हुए हैं, और उन्हीं की वजह से आप हैं, आपके वजह से वो नहीं है। ये बात जेपी नड्डा को नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए वो बोल दे रहे हैं, और शायद उसी की मीटिंग अब बहुत जल्द हो रही है। और 30 मार्च को शायद उनका यह प्रवचन धीरे धीरे अब काल न बन जाए, क्योंकि वही पद अब हटाने की बारी आ गई है। और कहीं ना कहीं आरएसएस ने यह डिसाइड कर लिया है कि सबसे पहले जेपी नड्डा को हटा दो। वही ज़्यादा उंगली दिखा रहे हैं, यानी बात बात पे करें हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, आरएसएस बताएगा कि आपकी ज़रूरत है कि नहीं। और इसीलिए अब कहीं ना कहीं पहले बीजेपी के अध्यक्ष की भूमिका तेज हो चुकी है, और नए अध्यक्ष की चयन के लिए बातें शुरू हो गई है। ये अभी एक बड़ा सिलसिला है कि आरएसएस के बनेंगे कि बीजेपी के बनेंगे, और इसको लेकर के बड़ी सारी उलटफेर हुई है। इससे पहले जेपी नड्डा से पहले अमित शाह 4 साल निभा लिए, उससे पहले नितिन गडकरी निभा लिए, राजनाथ सिंह निभा लिए, लाल कृष्ण आडवाणी निकाल लिए, ऐसे ऐसे कर करके मुरली मनोहर जोशी निकाल लिए। अब कौन निभाएगा? और इसको लेकर के अब नाम बड़ा तेज हो चुका है, यानी वसुंधरा राजे, मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे कई सारे नाम निकल के आ रहे हैं। और इसी के रेस में एक और घोड़ा तैयार बैठा है, यूपी का शेर बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ भी इस रेस में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना मन और इरादों से कहीं ना कहीं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस ऑलरेडी इरादा बना चुके हैं कि एक है जो आरएसएस कि घोड़े को लगाम दे सकता है, आरएसएस को एक अच्छे से लीड कर सकता है और बीजेपी की लगाम को रोक सकता है। जहां भी उलटफेर हो, जहां भी तनाव हो, जहां भी ऐसी कोई रणनीतियों पे बात हो, तो वहां पर लगाम लगाया जा सके। और इसीलिए आरएसएस चाहती है कि योगी बीजेपी का अध्यक्ष बने, और आने वाले समय में 5-6 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री का निर्णायक फैसला होगा कि उत्तराधिकारी कौन होगा, अगर वो स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लेते हैं तो योगी जी जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले हैं वो नेक्स्ट पीएम के रूप में रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। ऐसे हालांकि 2 चेहरे की ज़्यादा मांग चल रही है,
एक अमित शाह है और दूसरा योगी है। लेकिन लिस्ट में आरएसएस की भूमिका ज़्यादा होने के कारण, आरएसएस का दबदबा ज़्यादा होने के कारण वोट बैंकिंग में हमें लगता है कि योगी बाजी मार जाएंगे, क्योंकि योगी की झलक एक अलग पहुंच रही है और योगी अपने झलकों से बता दे रहे हैं कि हम तैयार हैं। हालांकि वो कहते नहीं हैं हम तो योगी ही ठीक है, हम तो संत ही ठीक है, हमें तो बस सीएम पद भी नहीं चाहिए, हम तो गोरखधाम में बैठा दो, हम वहीं पर खुश हैं। लेकिन आप खुश है कि नहीं है, लेकिन जनता चाहती है कि आप गोरखपुर से आगे निकले, लखनऊ जाए, कानपुर जाए और दिल्ली की सत्ता पर बैठे, क्योंकि अब दिल्ली को योगी की दरकार है। और शायद इसीलिए हर जगह यह कहीं न कहीं एक्स माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी जनसैलाब धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और लोग कई सारे कमेंट कर करके योगी के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और ऐसे कई सारे प्रवचनकर्ता हो, कई सारे कवि हैं, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब कोई कहीं ना कहीं योगी का चेहरा रिफ्लेक्ट होता हुआ देख पा रहे हैं। एक भव्य भारत को उनके ही नज़रों से देख पा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं, अब यह फैसला 6 महीने के अंदर हो जाएगा, नहीं तो अब संघ में और बीजेपी में एक बड़ा डील होने वाला है और उस बड़े डील को लेकर के यह घोषणा की जाएगी कि कम से कम 29 तक समय दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो क्या क्या डिमांड और सप्लाई चलेगी, किस तरह के दस्तावेज तैयार होंगे, या तो नियम बदल जाएंगे या और नए नियम बनेंगे, ऐसे बहुत सारे अब क्वेश्चन मार्क बनने लगे और कई सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो लगेगा कि अभी भी बीजेपी मनमानी कर रही है, आरएसएस को चलने नहीं दे रही है। तो शायद इसको लेकर के एक कई लोगों का इंतजार है कि योगी का चेहरा रिफ्लेक्ट हो और योगी के रूप में अब भारत का श्री गणेश हो। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या योगी का चेहरा रिफ्लेक्ट होना चाहिए? अब भारत के लिए एक नया मॉडल, एक नई नीति और एक नई राजनीति में अखंड भारत को अगर कोई देखना चाहता है तो योगी के चेहरे के रूप में देखे, क्योंकि योगी अब तैयार बैठे हैं। अब उन्होंने इस यूपी के मॉडल को $1 ट्रिलियन बना करके यह साबित कर दिया है कि हम सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं है, अब पूरे भारत के लिए तैयार हैं। और ऐसे कई सारी मीटिंग, ऐसे कई सारे लोगों से, या नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, कई सारे बेबुनियादी हो, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और हर जगह वह तैयार बैठते होते हैं और कड़े फैसले के लिए भी जाने जाते हैं। तो उन्हें अब रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो सिर्फ बीजेपी के खेमे से ही हो सकता है या गुजरात की लॉबी से हो सकता है, अदरवाइज उन्हें रोकने के लिए कोई और नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अब भारत का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।